न चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी भैकृतिवर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अर्थात कहने का मतलब है, विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना ही कोई राजा हरण कर सकता है, ना ही कोई भाई बंटवारा कर सकता है, और ना ही ये भार के समान है जिसे ढोना पड़े। विद्या तो सभी धनों में सबसे प्रधान धन है जो हमेशा अमर रहती है। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमन कुमार फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। फिर आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कृत जगत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने परिवहन एवं संचार नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। बात करते हैं परिवहन की। तो परिवहन व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है, यानी कि वैसा माध्यम जो तैयार माल या किसी भी प्रकार के वस्तु को या मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम करती है। ऐसे आगमन स्थल, जल और वायु तीनों मार्गों से होती है। ज़्यादा हमारे देश में जो परिवहन का साधन है वो है रेल मार्ग और सड़क मार्ग। इन दो मार्गों से अत्यधिक परिवहन किया जाता है। परिवहन की मुख्यतः 4 विधियां हैं, या 4 प्रकार में इसे बांटा गया है। पहला है स्थल मार्ग, दूसरा है जल मार्ग, तीसरा है पाइपलाइन, चौथा है वायु मार्ग, और एक कहीं कहीं 5 भी कहा जाता है रेल मार्ग को मिलाकर। बात करते हैं किसी विद्या की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विद्या पर निर्भर करती है। यानी कि आप जिस प्रकार के परिवहन में सफ़र करते हैं वैसी आपकी लागत लगेगी, वैसे खर्च लगेंगे। अगर आप जल मार्ग से परिवहन कर रहे हैं तो इसमें औरों की तुलना में बहुत कम खर्च होते हैं। अगर आप वायु मार्ग में सफ़र कर रहे हैं तो सबसे महंगा माना जाता है वायु मार्ग को। उच्च मूल्य वाली और हल्की व नाश्वर वस्तुएं को वायु मार्ग द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिवहन किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी आसानी से पहुंचा देती है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन समय की, तो उस समय क्या रेलगाड़ी थी, सड़क मार्ग था, या कोई परिवहन का वैसा साधन था जो काफ़ी सरलता से पहुंचा दे? नहीं। पहले लोग ऊँटों के माध्यम से, खच्चरों के माध्यम से, घोड़ों बैलों के माध्यम से, या जो चाहे पहिया वाली गाड़ी होती थी उसके माध्यम से वस्तुओं का आयात और निर्यात की जाती थी। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डर्लिटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ, और उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। इस बात को याद रखिएगा कि 1825 में सबसे पहली रेलगाड़ी खुली थी, उत्तरी इंग्लैंड स्कॉटलैंड से डर्लिंगटन के बीच चली थी। अगर वही भारत का पूछ लिया जाए तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 53 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं आगे अगर हम, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, और तार मार्ग देख रहे हैं आप, जो इतने सारे जियो या एयरटेल या और भी वोडा जितने भी प्रकार के फ़ोन ये सब चलाए जा रहे हैं, उसका जो कनेक्शन होता है, ये नेटवर्किंग होता है, वो ज़मीन के अंदर से अंदर किया जा रहा है। तो इन सभी को करने के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ती है, और एक पाइपलाइन में पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में की जा रही है। अब आगे बात करते हैं। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव, कूली और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है।
आज हमारे शहर में देख लीजिए, हमारे बिहार में, यूपी में, एमपी में या और भी बहुत जगह जहाँ मनुष्य द्वारा रेलगाड़ी ठेलेगाड़ी खींची जा रही है। तो ये क्या है, परिवहन के साधन आज भी बने हुए हैं। कुछ कुछ पशु ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस हैं बोझा ढोने के लिए। हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे घोड़े का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्ते एवं रेडियो का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिमाच्छादित मैदानों में की जाती है। ये पूछ सकता है कि वस्तुओं को ढोने में कुत्ते का प्रयोग या रेडियन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप, साइबेरिया वाले क्षेत्रों में किया जाता है। और बाकी ऊँट के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊँट का प्रयोग किया जाता है परिवहन के रूप में। अब आगे बात करते हैं सड़कें। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। पता है आपको कि सड़क परिवहन क्या है, हमारे घर घर से जुड़ी हुई है। सड़कों को किसी भी देश का तंत्रिका तंत्र माना जाता है या परिसंचरण तंत्र माना जाता है, जो पूरे देश को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को कनेक्ट किए हुए है। अब हम आगे बात करते हैं। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 150 किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब हम आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करवाता हूँ। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक पूछा जाएगा आप लोग को कि बताइए, अब बात करते हैं आगे। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों को सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जलमार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। सही बात है, रेल मार्ग और जहाँ जल मार्ग हो उन दोनों में लोग असमंजस्य में रहते हैं कि काफ़ी आसान रेल मार्ग है या जल मार्ग है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल विकास हुआ है, जिसकी धुरी मास्को है। एक आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा कि चीन में जो ये जाल बिछा हुआ है सड़कों का, उसे क्या कहते हैं? चीन में जो सड़क का जाल बिछा हुआ है उसे क्रिस क्रॉस कहते हैं, क्रिस क्रॉस कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का बनता है कि राष्ट्रीय महामार्ग 7 किसको कहाँ से जोड़ती है? तो राष्ट्रीय महामार्ग 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है, और जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस बात को याद रखिएगा। एक आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई के बाद आपका इधर आता है चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने का काम करती है। आगे बात करते हैं तो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं कि रेल मार्ग में जो होते हैं पटरियाँ, ये रेल लाइन, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बड़ी रेल लाइन, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर से अधिक होती है। दूसरा होता है मानक, जिसकी लंबाई 1.44 मीटर होती है। और तीसरा होता है मीटर लाइन, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, और यह सबसे छोटी लाइन मानी जाती है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में अधिक किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग हमारे भारत में भी किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक इसका प्रयोग ब्रिटेन में किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मानक रेल मार्ग का प्रयोग किस देश में सबसे अधिक की जाती है? तो ब्रिटेन में। अब आगे बात करते हैं तो विश्व में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग बिछे हुए हैं। यूरोप में विश्व का सबसे संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। पूछा जाता है आप लोग का कि किस महाद्वीप में सबसे संघनतम या भारी मात्रा में रेल मार्ग पाए जाते हैं? तो यूरोप महाद्वीप में।
लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे, जिसमें अधिकांश दोहरे और बहुमार्ग हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आता है, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र मार्ग विश्व के कुल राजमार्गों का लगभग 40% पाया जाता है, जिसका पर ज़्यादातर इस्तेमाल अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि को ढोने में किया जाता है। गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग भी रेल मार्गों के द्वारा ही परिवहन किए जाते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसके नाम है अर्जेंटीना के पंपास और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। ये 2 ऐसे प्रदेश हैं जो दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग के सबसे सघन क्षेत्र माने जाते हैं। ये दोनों प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। सोच सकते हैं केवल ये 40% भाग है और शेष 60% है। आगे बात करते हैं तो केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपैराइजो से मिलाता है। वालपैराइजो से मिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कहीं आपको मिस्टेक हो रहा है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहें और ध्यान देने का प्रयास करें। एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते सिड़मती होते सुजान, रस्सी आबत जात है सिल पर पड़त निशान। समझें? इस बात को याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं तो एक टॉपिक है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं, जिसका निर्माण जो है वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं और लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। समझें? कुछ इम्पोर्टेंट पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, जैसे पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9289 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और इसे एशिया का सबसे बड़ा और विद्युतीकृत रेल मार्ग माना जाता है। यह जो है रूस का एक प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तथा मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चिता, ख़्बारोव्स्क से होता हुआ जाता है। शायद आप लोग को ये सब नाम अटपटा लग रहा हो, लेकिन यही है, याद करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा ज्योग्राफी में। और ये जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाज़ारों से जोड़ने का काम किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग। यह कनाडा की 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगैरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत की गई थी, यानी कि एक संधि हुई थी ब्रिटेन वासियों के बीच और कनाडा के बीच। तो इस संधि के माध्यम से इस रेल मार्ग का विस्तार किया गया था और इसके माध्यम से ज़्यादातर गेहूँ, मखाना इत्यादि चीज़ों का आदान प्रदान होता है और इसमें मतलब सफ़र करने में काफ़ी आनंद होती है।
अगर हम और इम्पॉर्टेंट बात करें, कुछ रेल मार्ग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर, पर्थ एक जगह का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है पर्थ से आरंभ होकर गुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। अब हम और आगे बात करें तो ओरिएंट एक्सप्रेस है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है, यह लाइन पेरिस से स्ट्रैसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। ये सब जो अभी हम नाम बता रहे हैं ये आपका यूरोप में पड़ता है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे में तय कर लेता है। अगर कोई ओरिएंट एक्सप्रेस से जाता है तो वो, कहने का मतलब है, पेरिस से इस्तांबुल तक पहुंचने में उसे जल मार्ग से 10 दिन लगते हैं, लेकिन वो ओरिएंट एक्सप्रेस से मात्र 96 घंटे में पहुंच जाते हैं। और इस ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग के माध्यम से पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल, मशीनरी आदि चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता है। ये थे हमारे रेल मार्ग। ये थोड़ा अटपटा लगेंगे आपको, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जल परिवहन है, बहुत इजी है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभ आप लोग को पता ही है कि क्या क्या है। ये काफ़ी आसान होती है यात्रा करने में, इसमें बीच में कोई अवरोध नहीं होता है और ये काफ़ी सस्ता साधन माना जाता है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण एक जहाज दूसरे देशों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। बस इनके और छोर पर पतन पोताश्रय की सुविधा होनी चाहिए। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि इसमें घर्षण बहुत कम होता है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। समुद्र मार्ग में भी और ये नदियों में भी चलाया जाता है, तो जिसे आंतरिक मार्ग कहते हैं। समुद्री मार्ग में कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका है, बहुत VVI है, इसको याद रखिएगा आप लोग, है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ने का काम करती है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग माना जाता है। पूछा जा सकता है आप लोग को कि विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और एक और ये प्रश्न इसी में घुमा के पूछ देगा कि बृहद ट्रक मार्ग किसे कहते हैं। बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। दूसरा है उत्तमाशा आंतरिक उत्तरी मार्ग। तीसरा है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। यह अब देखिए, भूमध्य सागर भी इम्पोर्टेंट है। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सदई, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्गों के महत्वपूर्ण पत्तनों में कुछ है। अब हम आगे बात करते हैं तो एक आता है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग जो है ये पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीका को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। ये हैं वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर। इन सभी को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब हम बात करते हैं एक नौ परिवहन की। तो स्वेज नहर का आप लोग नाम सुने होंगे। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सदई एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज
के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। इसमें आपके 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था और यह जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 किलोमीटर माफ़ कीजिएगा 11 से 15 मीटर गहरी है और यह प्रतिदिन लगभग 100 जलयान का आवागमन करती है। दूसरा है पनामा नहर। यह नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया। यह नहर पनामा नहर जो है 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर गहराई को कटान युक्त से बनी हुई है। बाप रे बाप, देखिए 12 किलोमीटर लंबी इसका गहराई के कटान युक्त, ये गहरा नहीं है। 12 किलोमीटर कुछ रास्ते हैं जिसे काटते हुए अपनी गहराई को बरकरार रखते हुए गई है। इसकी गहराई मात्र 26 मीटर है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टीमर की। तो कुछ स्टीमर आपके हैं राइन एक जलमार्ग है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन एक नदी है जो जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं वायु मार्ग की। तो वायु मार्ग जो है वो बहुत ही फास्ट परिवहन माना जाता है, जो आसानी से वस्तुओं का आवागमन करती है। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का बहुत अभाव है। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां वायु सेवाएं ना के बराबर काम करती हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं। एक आता है आप लोग का, कहाँ गया, हाँ, उपग्रह संचार। तो आज इंटरनेट पृथ्वी का सबसे बड़ा विद्युतीय जाल के रूप में 100 से भी अधिक देशों में लगभग हज़ारों करोड़ लोगों को जोड़ने का काम करती है। इंटरनेट सपोज डेट क्या है, नेटवर्किंग है, जो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे आप लोग। उपग्रह है हमारा प्राकृतिक उपग्रह है भारत का। तो भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1969 को, भास्कर 1 को 1979 तथा रोहिणी का परीक्षण 1980 में किया था। 18 जून 1981 को एप्पल का परीक्षण एरियन रॉकेट द्वारा हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। आर्यभट्ट का 1969 में, भास्कर 1 का 1979 में, रोहिणी का 1980 में किया गया था। अब आगे कुछ हम बात करते हैं। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार माना जाता है। ये कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। एक है चैनल टनल किसे आपस में जोड़ता है, ये पूछे जाते हैं बार बार। तो चैनल टनल हमें पेरिस को लंदन से जोड़ने का काम करती है। चलिए प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर हमसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट में हमें बताते रहिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का सुधार कर सकूं। धन्यवाद, बाय बाय।